बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन से रिलेटेड कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ जो कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को अफेक्ट करती हैं, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को इफ़ेक्ट करती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, जिस तरह से हमने बेटे कल डिस्कस करना शुरू किया था और हमने ये डिस्कस कर लिया था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है और उसके नर्व से मसल में जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो किस तरह से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कैसे होता है, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, फिर वो रिलीज़ कैसे होता है और फाइनली फिर उसकी वापस जो री अपटेक है वो किस तरह से होती है। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था डिटेल से। आज हम उसको थोड़ा सा ना रिलीज के साथ लिंक करेंगे। दिस इज आवर प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये हमारा मोटर एंड प्लेट हो गया और यहाँ पे जनाब आपके एसिटाइल कोलिन फिल्ड जो है वेसिकल्स हैं और इन वेसिकल्स की जो है वो अपटेक होती है थ्रू द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो कि इन वेसिकल्स के अंदर होते हैं, एसिटाइल कोलिन की अपटेक करते होते हैं। सिमिलरली प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है कोलिन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि कोलिन की अपटेक करते होते हैं। फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कोलिन होता है, उसकी अपटेक जो है वो कोलिन ट्रांसपोर्टर से जो होती है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जनाब कैल्शियम चैनल्स हैं जिनके थ्रू कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है जब कभी रिएक्शन पोटेंशियल अराइव करता है एट द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल, तो कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है सेल के अंदर। चलें जी, और इसके अलावा यहाँ पे इस वेसिकल एक्स्ट्रासेलुलर साइड पे जो कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन है जिसको हम साइनेप्टोब्रेविन कहते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इनर साइड पे एक दूसरा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्सिन। जी आवाज नहीं आ रही जी बेटे? पास कम आ रही है। यस सर। बहुत कम आ रही है। ठीक है, चलें मैं आवाज थोड़ी सी और तेज कर देता आ हूँ। रही है आवाज। ठीक है ठीक है। अच्छा तो अभी तो मैंने खैर सिर्फ वो डायग्राम बना रहा हूँ, अभी मैं फिर बोलना शुरू नहीं किया। मैं अभी जब बोलूँगा तो फिर आवाज़ और तेज़ हो जाएगी। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ डायग्राम्स बना रहा हूँ, तो देखते जाएं साथ साथ। सॉरी, ये अभी मैं कुछ बोला नहीं है, सबर एक दफ़ा ही मैं बोलना शुरू करूँगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ। अच्छा जी, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ जब रिलीज होता है तो उसके बाद वो बाइंड कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -80 मिलीवोल्ट से चला जाता है 0 मिलीवोल्ट पे, दैट इज एंड प्लेट पोटेंशियल। और ये जो इनकमिंग सोडियम है, जो सोडियम की इन्फ्लक्स हुई है
this incoming sodium travels towards the voltage gated sodium channels, उनका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होता है और उसकी वजह से फिर सोडियम की इनफ्लक्स शुरू होती है वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू और फिर एक्शन पोटेंशियल जो है वो इस तरह से स्प्रेड कर रहा होता है। चलें जी, तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से बेटी किसी एक बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है, अमीन या इसको थोड़ा सा ऑफ कर लें, अमीना बिलाल जी। चलें, तो हमने बेटे अभी तक ये डिस्कस किया कि जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो अलोंग द नर्व मेम्ब्रेन ट्रेवल करता है और जब ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचता है तो यहाँ पे वोल्टेज डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वो ओपन होता है और कैल्शियम सेल के अंदर आता है। और कैल्शियम जब सेल के अंदर आता है तो वेसिकल्स के अंदर जो एसिटाइलकोलिन स्टोर्ड है, उन एसिटाइलकोलिन वेसिकल के साथ जो है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे एक प्रोटीन है कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन जिसको हम कहते हैं साइनेप्टोब्रेविन, वो एक्टिवेट होता है। और सिमिलरली ये कैल्शियम आके यहाँ पे सिंटेक्सिन के साथ बाइंड कर जाता है दोनों एंड्स पे। जब वो बाइंड करता है तो उसकी वजह से वो सिंटेक्सिन एक्टिवेट होता है चैनल और दैट अलाउज द बाइंडिंग ऑफ साइनेप्टोब्रेविन विद सिंटेक्सिन, इसको हम डॉकिंग कहते हैं। द अटैचमेंट ऑफ synaptobreviin with the syntaxin, this process is called basically docking and these proteins are basically docking proteins। docking protein basically होता है ना जब combine इस process को जिस process के through syntaxin it combines with this synaptobreviin, when it combines with the syntaxin, so that process is basically known as docking। और उस process के अंदर जो proteins involved है इनको हम एक तरह से docking proteins भी कहते हैं। तो synaptobreviin और सिंटेक्सिन को बेटे हम डॉकिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं, डॉकिंग प्रोटीन्स, डॉकिंग प्रोटीन्स। और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू ये दोनों कंबाइन हो रहे होते हैं और जिसको कैल्शियम फैसिलिटेट कर रहा है, सो इस प्रोसेस को हम डॉकिंग कहते हैं, ठीक है। सो इसके थ्रू कैल्शियम जो है वेसिकल जो है वो बाइंड कर जाता है मेम्ब्रेन के साथ और एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। और एसिटाइलकोलिन रिलीज होने के बाद ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है ऑन दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और उसकी वजह से फिर जो है केटायनिक चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम की इन्फ्लक्स होती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग से -80 से 0 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है जिसको हम फिर एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और यही जो एंड प्लेट पोटेंशियल है, दिस एंड प्लेट पोटेंशियल टेक्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द एडजेसेंट मेम्ब्रेन टू थ्रेशोल्ड, जिसकी वजह से फिर वहाँ पे जो वोल्टेज सेंसिटिव के सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं और उसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होती है और एक्शन पोटेंशियल जो है वो अलोंग द मेम्ब्रेन दोनों साइडों पे जो है वो फिर स्प्रेड करना शुरू कर जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो और उसके बाद जो है आफ्टर जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, सो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे और इवन इस साइनेप्टिक स्पेस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम कहते हैं। जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, so this acetylcholinesterase enzyme will also get activated, it will start the breakdown of acetylcholine और इसकी वजह से फिर एसिटेट जो है वो ब्लड के थ्रू लिवर में चला जाता है और जो कोलिन है उसकी वापस कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू अपटेक होती है। so this is all about what we have discussed, ठीक है। अब जो आखिरी जो चीज हम इसमें रह गई थी कल के लेक्चर में, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखें जब ये वेसिकल जो है मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं थ्रू दिस डॉकिंग प्रोटीन, जब इनकी फ्यूजन होती है और वेसिकल और मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज करता है, तो आपको पता है कि ये वेसिकल्स जो है ये सिंपल वेसिकल्स नहीं है, दीज आर स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स। और स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स के साथ जब वेसिकल फ्यूजन होती है तो मेम्ब्रेन के साथ जब वेसिकल फ्यूज होता है तो इसके साथ वो जो ट्रांसपोर्टर्स है जो एसिटाइलकोलिन की अपटेक करते हैं वो भी इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये फ्यूजन के बाद वेसिकल फ्यूजन के बाद ये वेसिकल जाया हो जाए। ये प्रोटीन्स चूंकि सेल बॉडी कॉन्स्टेंटली ये प्रोटीन्स हर टाइम तो नहीं बना सकती, कॉन्स्टेंटली जो है वो बना नहीं रही, सो इस वजह से और मेम्ब्रेन जो है एक्सॉन जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये कोशिश करता है कि वो इस वेसिकल की भी वापस रीअपटेक करे, वेसिकल को भी वापस रिस्टोर करे ताकि वो वेसिकल दोबारा आए और वो नए एसिटाइलकोलिन जो बन रहे हैं उनकी स्टोरेज करे, ठीक है। तो दो फायदे होंगे, एक तो
उस एक तो जाया नहीं होंगे, उसकी दोबारा रीअपटेक होगी। सो उस रीअपटेक को करने के लिए देखें, जब ये वेसिकल फ्यूज करता है मेम्ब्रेन के साथ तो उसका एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाता है। तो इस वेसिकल की जो रीअपटेक होती है उसको रीअपटेक करने के लिए इनर साइड पे कुछ प्रोटीन्स आके जो है वो बाइंड कर जाते हैं और इस मेम्ब्रेन की पिंचिंग शुरू कर देते हैं और इसकी पिंचिंग करके फाइनली इस मेम्ब्रेन को वापस रिकवर कर लेते हैं। ये प्रोटीन्स जो कि इस वेसिकल की पिंचिंग करते हैं, इस वेसिकल को वापस रिकवर करते हैं, इन प्रोटीन्स को बेसिकली बेटे हम कहते हैं क्लैथरीन्स। दीज आर क्लैथरीन प्रोटीन्स। सो क्लैथरीन प्रोटीन्स आर स्पेशलाइज्ड टू रिकवर दी वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स जो है उनको भी रिकवर कर दिया जाए ताकि ये वेसिकल जो है वो दोबारा एसिटाइलकोलिन की अपटेक करे, स्टोरेज करे और इस तरह से फिर दोबारा जो है वो उसको रिलीज करवाने में हेल्प करे। सो दिस इज ऑल अबाउट द release of the synthesis of neurotransmitter, release of neurotransmitter and reuptake of neurotransmitter along with the reuptake या reformation of the vesicle। ठीक है, सो ये हम यहाँ तक बेटे हमने नॉर्मली पढ़ा था और दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म जिसके थ्रू न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होती है और किस तरह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो उसके बाद एंड अप होती है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। जी सर जी सर बुक में लिखा हुआ था कि यहाँ से जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -80 से 0 मेम्ब्रेन वोल्ट तक पहले तो आता होता है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कुछ आयनिक चैनल्स होते हैं जिनकी वजह से ये 0 मेम्ब्रेन वोल्ट तक नहीं रहता, ये -50 तक रहता है। तो उसका एंड प्लेट पोटेंशियल -50 मेम्ब्रेन वोल्ट होता है। वो कौन से आयनिक चैनल्स हैं? इसमें -50 मिली वोल्ट तक रहता है, फिर -80 से -50 यस पे आ जाता है। यस सर। वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो डिजीज कंडीशंस के अंदर हो सकता है कि उसमें एंड प्लेट पोटेंशियल अगर 0 मिली वोल्ट तक नहीं पहुंचता तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता। वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो एडजेसेंट जो एंड प्लेट वोटर एंड प्लेट के बाद जो मेम्ब्रेन है जहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो उनकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाता और वो चैनल्स फिर उसकी वजह से ओपन नहीं हो पाते। सो नॉर्मली अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो हैं -80 से 0 मिली वोल्ट तक जो है वो एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एंड प्लेट पोटेंशियल होता है। ये जो -50 वाला है ये मैं पढ़ूंगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं एक दफा इसको पढ़ के भी आपको जवाब दे सकता हूँ। ओके सर। जी जी 50 मिलीवोल्ट लिखा हुआ था और उसके लिए बस उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी कि हमें कितने वेसिकल मतलब एसिटाइलकोलिन चाहिए कि वो ना -80 को 50 तक लेके जा सके। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि हमें 100 चाहिए होंगे। वो इस तरह की कोई बात? अच्छा नहीं इंशा, वो बाद वाली बात थी, उससे पिछले पैराग्राफ में भी लिखा हुआ था, बाद में तो एग्जांपल दी हुई थी। चले जब इसकी बात हो रही थी एंड प्लेट पोटेंशियल की तब था। सही, मैं इसको एक दफा पढ़ता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बता सकूंगा। फातिमा अभी फिलहाल मैं उस पर कंफर्म आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, तो क्योंकि मेरे नज़र से ऐसी कोई चीज़ गुजरी नहीं है। सो मैं एक दफ़ा इसको पढ़ूँ फिर उसको बाद में आपको उसका जवाब दे सकूंगा। इसके अलावा बेटे किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा? क्लियर? तो चलें अब हम आते हैं कुछ डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। व्हाट इज माइस्थीनिया ग्रेविस? माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होती है और उसका बेसिकली हम ऐसी कंडीशंस अब डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है विद दी जो कि इस न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करती है। ठीक है, सो उसमें सबसे पहले जो हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है दिस इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है कि जिसके अंदर आपके बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, नॉर्मली इम्यून सेल्स जो हैं वो जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मली एंटीबॉडीज जो बनाती हैं वो अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस बनाती होती हैं। लेकिन इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बना लेता है और वो एंटीबॉडीज जो है वो अपने ही सेल्स, अपने ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बना लेता है। सो ऐसी डिजीजेस जिसके अंदर
इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स एंटीबॉडीज बनाता है, तो उन टाइप ऑफ डिजीज को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ठीक है, सो इस ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या होगा कि मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि इस ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वो आके बेसिकली जो ये निकोटीनिक रिसेप्टर्स है ना, निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं, इसके साथ आके बाइंड कर जाते हैं। जब इसके साथ आके बाइंड करेंगे, इसको कवर कर जाएंगे, तो उसकी वजह से नुकसान क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज तो होगा, लेकिन उसकी जो बाइंडिंग साइट्स हैं, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, उनको ऑक्युपाई किया हुआ होता है इस एंटीबॉडी ने उसको ऑक्युपाई किया होता है। सो ये एक तरह से प्रिवेंट करता है एसिटाइलकोलिन को बाइंड करने से। अब जब एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं करेगा तो कैटायनिक चैनल्स ओपन नहीं होंगे, जब कैटायनिक चैनल्स ओपन नहीं होंगे तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, और प्रोग्रेसिव जो है वीकनेस डेवलप होगी, और पेशेंट जो है वो वीकनेस फील करेगा, वो काम करने को उसको दिल नहीं करेगा, वो काम करते हुए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होगी। सो that myasthenia gravis is basically due to the autoimmune disease, जिसमें एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं अगेंस्ट, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड या एंटीबॉडीज ऑक्युपाई दी एसिटाइलकोलिन या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, दी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। सो इसमें क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन जो है के जो रिसेप्टर्स हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर जिसको निकोटीनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, उन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को बेसिकली ये एंटीबॉडीज जो हैं ये सब उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। अब जब वो कवर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन रिलीज तो होगा बट वो अटैच नहीं हो पाएगा। जब वो अटैच नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल जो केमिकल साइनेप्स है वो कंप्लीट नहीं होगा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी, तो एक तरह से मस्कुलर एक्टिविटीज जो हैं वो कम पड़ जाएंगी, वीक पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट जो है वो उसकी मसल एक्टिविटी या जो है वो मसल वीकनेस वो फील करेगा, वो काम करते हुए, काम शुरू करते हुए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए कि वो कोई काम शुरू करे। सो दैट इज बेसिकली ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट द निकोटीनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो दिस इज माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या हो रहा होता है, और सेकंड जो हम एक टाइप पढ़ेंगे, दिस इज कंडीशन जिसको हम कहते हैं ईटन लैम्बर्ट। ये भी माइस्थीनिक कंडीशन है एक तरह की, लेकिन ये डिफरेंट है फ्रॉम द माइस्थीनिया ग्रेविस। ईटन लैम्बर्ट माइस्थीनिक सिंड्रोम। व्हाट इज ईटन लैम्बर्ट माइस्थीनिक सिंड्रोम? इसका मतलब क्या है? इस सिंड्रोम में क्या होता है कि ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडीज बनती है ना, वो एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट द कैटायनिक चैनल्स, जो कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सो वो क्या करती हैं एंटीबॉडीज, बेसिकली कैल्शियम चैनल्स को ऑक्युपाई कर लेती हैं, उनको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, सो जब कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगी तो उसकी वजह से नुकसान क्या होगा कि इंजेक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है अलोंग द मोटर मेम्ब्रेन, और जब ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे डिपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन होने चाहिए, कैल्शियम की एंट्री होनी चाहिए ताकि एसिटाइलकोलिन रिलीज हो। सो इस कंडीशन, इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इस ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी कैल्शियम चैनल्स, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनको एक तरह से इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डीपोलराइजेशन के लिए जो सेंसिटिव थे उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, वो ब्लॉक हो चुके होते हैं। तो उसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि कैल्शियम की इनफ्लक्स नहीं हो पाती। जब कैल्शियम इनफ्लक्स नहीं होगी तो एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा बेटे, तो क्या नुकसान होगा कि
जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाएगी, और इसमें भी सेम साइन सिम्टम्स होंगे। इसमें भी उस तरह से मस्कुलर वीकनेस होगी, मसल मूवमेंट जो है वो नहीं होगी, और पेशेंट जो है वो वीकनेस फील करेगा बहुत ज़्यादा। और इसमें जो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसमें एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मेंशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ कि पेशेंट्स को आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों के पेशेंट्स को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इसमें एंटीबॉडीज ब्लॉक्स दी calcium channels in the presynaptic membrane। ठीक है जी, इसमें चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। सही, इसमें होगा क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इन दोनों पेशेंट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक पेशेंट माइस्थीनिया ग्रेविस का है, दूसरा ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम का है, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका ये है बेटे कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, दोनों पेशेंट में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि दोनों को काम शुरू करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए। अब जब दोनों काम करना शुरू कर जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, इन दोनों को फॉर एग्जांपल आप किसी भी दोनों को साथ ले और उनको काम करने को कहे तो वो एक काम शुरू करते हुए दे विल टेक मोर टाइम, बट जब ये काम शुरू कर देंगे तो माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में आप देखेंगे कि वो काम जब शुरू करेगा तो वो थोड़ी देर के बाद वो काम जो है वो फिर वीकनेस फील करेगा और वो फिर जो है वो बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा। और लेकिन जो ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम है का पेशेंट है, उसमें क्या होगा कि वो काम शुरू तो कर लेगा मुश्किल से, बट जब वो शुरू करेगा उसके बाद क्या होगा, ही विल कीप डूइंग वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। उसकी वजह क्या है, वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, माइस्थीनिया ग्रेविस में काम शुरू करेगा वो कैसे, वो इस तरह से कि जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। अब जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, सो इस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि कुछ थोड़े बहुत जो रिसेप्टर्स हैं जो अनऑक्युपाई रह जाते हैं एंटीबॉडी से, ये एसिटाइलकोलिन चूंकि यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, सो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एसिटाइलकोलिन थोड़ा सा एसिटाइलकोलिन समहाउ इट गेट बाइंड विद द लाइगेंड ऑपरेटेड चैनल्स। जब वो अपने चैनल्स के साथ बाइंड करता है तो उसकी वजह से सोडियम की इन्फ्लक्स थोड़ी सी हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको पता है कि एक तो एंजाइम जो है वो एक्टिव रहता है, साथ साथ एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम तो है, और साथ में एंटीबॉडीज ने जो है वो साइट्स कवर की हुई हैं, तो दोनों तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन, इस वजह से एसिटाइलकोलिन ज्यादा देर तक वो साइनेप्टिक स्पेस में रह नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेशेंट, माइस्थीनिया ग्रेविस वाला पेशेंट, शुरू तो कर जाता है काम लेकिन वो जल्दी थक जाता है, वो काम छोड़ देता है फिर, क्योंकि उसमें और हिम्मत नहीं होती, वीकनेस फील करता है वो। लेकिन इसको अगर ईटन लैम्बर्ट के साथ कंपेयर करें तो इसमें क्या है, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम के अंदर कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हुए हैं, तो अगर एक्शन पोटेंशियल जो है इतना स्ट्रांग हो, स्ट्रांग स्टिमुलस आए और उसकी वजह से यहाँ पे एक कैल्शियम चैनल तो नहीं है, बहुत सारे कैल्शियम चैनल्स हैं, उसमें से कोई भी एक आधा कैल्शियम चैनल जो अनऑक्युपाई रह गया हो एंटीबॉडी से और उसके थ्रू अगर कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाए, सो ये इनकमिंग कैल्शियम जो है ये इतना सफिशिएंटली एसिटाइलकोलिन रिलीज कर देता है, और एसिटाइलकोलिन यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज होता है और वो अपने रिसेप्टर्स तो उसके अनऑक्युपाइड हैं तो वो रिसेप्टर के साथ इजीली बाइंड कर जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है और वो एसिटाइलकोलिन कंपेयर टू द माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट साइनेप्टिक स्पेस में, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम के पेशेंट में एसिटाइलकोलिन ज्यादा देर के लिए रहता है साइनेप्टिक स्पेस में, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर के लिए बाइंड रहता है विद द एच रिसेप्टर, और उसकी वजह से फायदा क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा देर के जनरेट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ज्यादा देर के लिए हो सकती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है वो ज्यादा देर के लिए काम कर सकता है। सो दिस इज हाउ we can differentiate between the patients of myasthenia gravis and Eaton Lambert syndrome। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर जो माइस्थीनिया ग्रेविस का है की कंडीशन है, माइस्थीनिया ग्रेविस का जो पेशेंट है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। सो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सिंपल यही है कि आप बेसिकली
इसमें एक चीज हम कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि एक तो जो एसिटाइल कोलिन चैनल्स हैं वो ऑलरेडी जो है ऑक्युपाइड हैं विद बाय दी एंटीबॉडीज, और दूसरा साथ में एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम भी एक्टिवेट है, तो वो एसिटाइल कोलिन जो रिलीज होता है वो साथ में एक तो अब बाइंड नहीं कर पाता क्योंकि उसके रिसेप्टर साइड ऑक्युपाई हैं, सेकेंडली एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो है वो भी अपना एक्शन परफॉर्म करता है, एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन करता है। सो एसिटाइल कोलिन बेचारा इतना सफिशिएंट कंसंट्रेशन में अवेलेबल नहीं होता कि उस पेशेंट के अंदर जो है वो मस्कुलर मूवमेंट्स जो है वो करवा दे। सो इस केस में क्या करते हैं कि इसके जो ट्रीटमेंट निकाली गई सबसे पहले, सो इसके इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी मशहूर है, वो ये है कि यूके में लंदन में एक वो था, एक कपल था और उसकी वो जो लड़की थी उसको डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन उस लड़की को माइस्थीनिया ग्रेविस था और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसने उसके लिए कोई केमिकल ला के दिया, उसको कोई मेडिसिन ला के दी, और जब वो लड़की ने उस मेडिसिन खाई तो वो एकदम से जो है वो उठ के वो डांस करना शुरू हो गई और बहुत खुश हो गई और डांस करना शुरू हो गई। सो फिर वो लोग हैरान हो गए कि इस ड्रग के अंदर, इस मेडिसिन के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस की पेशेंट जो है वो, क्योंकि हमने कह दिया कि वो तो काम शुरू कर देता है लेकिन बहुत जल्दी थक जाता है, और वहाँ पे क्या हुआ, उस लड़की ने जैसे वो मेडिसिन ली तो वो शी स्टार्ट डांसिंग एंड केप्ट ऑन डांसिंग फॉर लॉन्ग टाइम। सो लोग हैरान थे कि इस ड्रग के अंदर क्या ऐसी चीज़ है। फिर जब पता चला तो उसमें ये था कि वो उस ड्रग के अंदर बेसिकली एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर था। ठीक है, वो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर क्या करता है कि वो जब हम देते हैं वो ड्रग तो वो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो देखो जो दो सोर्सेज थी जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की इफेक्टिविटी इफेक्ट हो रही थी, एक तो एंटीबॉडीज थी ना और एक एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम था। तो इस ड्रग में क्या था, उसने इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। जब एंजाइम ब्लॉक हो गया तो जो एसिटाइल कोलिन था वो इस साइनेप्टिक स्पेस में ज्यादा देर के लिए रहना शुरू हो गया। जब ज्यादा देर के लिए रहना शुरू हो गया तो जो थोड़े बहुत रिसेप्टर्स थे उनकी बार बार स्टिमुलेशन होती रही एसिटाइल कोलिन से। जो थोड़े बहुत अनऑक्युपाइड रिसेप्टर थे वो बार बार एसिटाइल कोलिन से स्टिमुलेट होते रहे और उसकी वजह से वो लड़की जो है वो ज्यादा देर तक अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती रही। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट जो है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को जो है कंटिन्यूसली डिफरेंट डोजेस के अंदर ये ड्रग जो कि जिसके अंदर एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर होता है वो ड्रग दी जाती है ताकि वो अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों कंडीशंस की बेटे आप सबको समझ आई? इसमें कोई सवाल हो आप लोगों का, किसी चीज की समझ ना आई हो? जी बेटे। नो सर। क्लियर? अच्छा चलें, अब साथ में ना एक दो चीजें और रह गई हैं, बस उसके बाद हम खत्म करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को एक हम थर्ड एक कंडीशन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज दी, इसको कहते हैं हेमीकोलिनियम। हेमीकोलिनियम जो है वो क्या होती है? हेमीकोलिनियम के अंदर क्या होता है इस कंडीशन, ये बेसिकली एक ड्रग है या एक टॉक्सिन है जो कि बेसिकली क्या करता होता है जब वो बॉडी के अंदर इंटर होता है, सो ये एक्चुअली इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है। जो कोलिन ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक कर देता है। अब जब कोलिन ट्रांसपोर्टर की ब्लॉकेज होगी बेटे तो कोलिन जो है वो सेल के प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएगा, और जब कोलिन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएगा तो उसकी वजह से नुकसान क्या होगा? कोलिन रिक्वायर्ड है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और एसिटाइल कोलिन जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में होगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो इफेक्ट होगी। ठीक है, सो दिस इज अ कंडीशन। हेमीकोलिनियम जो है बेसिकली ये टॉक्सिन है या ड्रग है जो बॉडी के अंदर जब इंटर होता है, सो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब जाता है तो वहाँ पे ये कोलिन ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से कोलिन की सेलुलर अपटेक नहीं होती। सो इसको हम कहते हैं हेमीकोलिनियम, इस कंडीशन को कहते हैं हेमीकोलिनियम। इसके बाद एक और कंडीशन हम डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं, सर प्लीज ये दोबारा रिपीट कर दें। जी, हेमीकोलिनियम बेसिकली बेटे ड्रग भी है और टॉक्सिन भी है।
ठीक है। ड्रग को इस वजह से इसको कहते हैं, आजकल इसको एज ड्रग भी यूज कर रहे हैं इन दैट सेंस कि अगर कोई एनेस्थीसिया देना होता है ना, तो एनेस्थीसिया में कभी कभी इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। लेकिन इसको हम एज अ टॉक्सिन ले रहे हैं। हेमिकोलिनियम अगर ज्यादा अमाउंट में चली जाए बॉडी के अंदर, तो ये क्या करता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब जाता है, जो ये वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो वहां पे जाके क्या करता है, कोलिन ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। जब कोलिन ट्रांसपोर्टर ब्लॉक होंगे तो कोलिन जो है वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएगा, और जब वो नहीं जा पाएगा तो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस नहीं होगी, और जब एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो डेफिनेटली न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन अवेलेबल नहीं होगा, और इस तरह से मसल वीकनेस जो है वो होगी, और मस्कुलर इफेक्टिविटीज जो है वो इफेक्ट हो जाएंगी। सो दिस इज ड्यू टू दी प्रेजेंस, या हम सिंपल कह सकते हैं दिस इज ड्यू टू दी दिस हेमिकोलिनियम, जो कि बेसिकली कोलिन ट्रांसपोर्टर की ब्लॉकेज काज कर देता है। यहाँ तक समझ आई आपको बेटे? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब हम एक और कंडीशन डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं विजामिकोल। ये एक और ये भी टॉक्सिन है जो कि हेमिकोलिनियम से डिफरेंट है, और ये किस तरह से करता है कि जब बॉडी में एंटर होता है, सो ये बेसिकली आफ्टर एंट्री इट इंटर्स इनटू दी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। मैं इस विजामिकोल को एब्रीवेट कर रहा हूँ इस टिक वाले साइन से, ठीक है। सो ये बॉडी में एंटर हुआ, आया इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने के बाद ये इंटर हुआ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में इंटर होने के बाद ये क्या करता है कि ये बेसिकली इस वेसिकल्स जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन स्टोर होता है ना, इस वेसिकल के अंदर जो एसिटाइल कोलिन अपटेक के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। और जब ये एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनकी जब ब्लॉकेज होगी तो उसकी वजह से नुकसान क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट में एसिटाइल कोलिन जो है वो इस वेसिकल्स में स्टोर नहीं होगा, तो जितना एसिटाइल कोलिन नॉर्मली स्टोर होना चाहिए उतना स्टोर नहीं होगा, कम स्टोर होगा, और जब कम स्टोर होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जब स्टिमुलस मिलेगा तो उसकी वजह से ये वेसिकल्स जो जब रिलीज करेंगे एसिटाइल कोलिन तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और जब कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जो नॉर्मल एक्टिविटी जितनी होनी थी उससे कम एक्टिविटी होगी बिकॉज ऑफ द इनअवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। सो हेमिकोलिनियम विजामिकोल में डिफरेंस क्या है कि हेमिकोलिनियम कोलिन ट्रांसपोर्टर की ब्लॉकेज करता है, जबकि विजामिकोल जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली एसिटाइल कोलिन के जो अपटेक के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वेसिकल्स के अंदर उनकी ब्लॉकेज करता है, और जब उनकी ब्लॉकेज होगी तो उसकी वजह से बेटे क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन की अपटेक नहीं होगी, एसिटाइल कोलिन वेसिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन थोड़ी कंसंट्रेशन में होगा, थोड़े अमाउंट में होगा, जिसकी वजह से जो रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन वेसिकल से तो उसकी कंसंट्रेशन भी ओवरऑल कम होगी जितनी नॉर्मल होती है, तो उसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी या इफेक्ट कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और जो है बड़ी जो कॉमन सी कंडीशन है और बहुत ही एक बैक्टीरिया है जो कि जब बॉडी में एंटर होता है तो वो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और वो एक्सोटॉक्सिन जो हैं वो हम कहते हैं उसको, वो जो बॉचुलिनम होता है, किसी ने आप लोगों ने नाम सुना है बॉचुलिनम? बॉचुलिनम टॉक्सिन जो होता है, जो कि बैक्टीरिया की टाइप है क्लोस्ट्रीडियम बॉचुलिनम ना, वो बेसिकली ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये कॉमनली होते हैं, ये जो शहद होता है ना, शहद हनी जो होती है, हनी में कभी